हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम ले रहे हैं सेक्शन 17, 18 एंड 19। सो इस वीडियो में मैं आपको आगे जुरिस्डिक्शन का कवर करवा रही हूँ टॉपिक, और जुरिस्डिक्शन के लिए हमने 15 पढ़ा, 16 पढ़ा। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सीपीसी की प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। बाकी सीपीसी रिलेटेड वीडियो में जाके आप अब तक जितना मैंने करवाया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 के आगे आप 2 पॉइंट लिख लीजिए, एक तो एंशिलरी टू सेक्शन 16 और प्रॉपर्टी अनसर्टेन। देखिए, एक प्रीलिम का क्वेश्चन आता है 17-18 में, मीन्स का ऐसा सच नहीं बनता। तो प्रीलिम में पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि 17-18 का जो है वो थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो इस तरह से होता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो देखो, प्रॉपर्टी अनसर्टेन है 17 में, और जो कोर्ट की अनसर्टेनिटी है वो है 18 में। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रीलिम क्वेश्चन आ जाए, किस तरह से आप घुमाया जाए, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए, आप क्लियर कर देंगे कि हाँ 17 में प्रॉपर्टी अनसर्टेन है और 18 में जो लिमिट्स है जुरिस्डिक्शन की कोर्ट की वो अनसर्टेन है। ठीक है, चलिए सेक्शन 17 क्या कहता है। सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो कई जगह पे है तो अलग अलग जुरिस्डिक्शन हो जाएगी कोर्ट्स की। ठीक है, प्रॉपर्टी अनसर्टेन हो गई तो एक प्रॉपर्टी पे अलग कोर्ट है, दूसरी पे अलग है, तीसरी पे अलग है। प्रॉपर्टी अनसर्टेन है लेकिन कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पे सेम है, तो उस केस में क्या होगा, सोल्यूशन दिया है कि किसी भी कोर्ट में जाके आप अपना सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वेयर इज सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने 16 A, B, C, D में पढ़ा, और E में है कंपनसेशन। 16 जब मैंने करवाई थी आपको बताया था, तो उसी को आगे बढ़ाती हुई है सेक्शन 17 की जुरिस्डिक्शन है अलग अलग कोर्ट्स में। तो वहाँ हमने किया था जहाँ प्रॉपर्टी लोकेट है वहीं होगी, तो होनी तो वहीं चाहिए, लेकिन कई जगह पे है। तो ये सेक्शन कहता है कि such that may be instituted, यानी कि सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन सच कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे प्रॉपर्टी का कुछ भी पोर्शन अगर है तो वहीं पे आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू, जो भी वैल्यू उन प्रॉपर्टी की बनेगी जो अलग अलग जगह पे हैं, वो कोर्ट जो है उनको कॉग्निजेबल करने का जो कर सकता है कॉग्निजेबल। ठीक है, एंटायर जो क्लेम बनेगा आपका, यानी कि उनकी जितनी लिमिट्स है उसके तहत ही होना चाहिए। तो लिखना कैसे है, देखिए, सेक्शन 17 सप्लीमेंट्स टू सेक्शन 16। 17 सप्लीमेंट करता है सेक्शन 16 को। सूट्स रिलेट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सूट मस्ट बी इन रिलेशन टू एनी मैटर लिस्टेड इन सेक्शन 16 वेयर प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन मैनी कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, सूट्स कैन बी फाइल्ड विद इन एनी कोर्ट जुरिस्डिक्शन। ये सोल्यूशन आ गया। This provision has no applicability in cases जहाँ पे cause of action डिफरेंट है इन केस ऑफ ऑल प्रॉपर्टी सिचुएट इन डिफरेंट कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो सेम होना ज़रूरी है। अगर डिफरेंट है अलग अलग प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में तो सेक्शन 17 का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। Applicability of section 17 depends on existence of single or common cause of action in respect of all such प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आप पार्ट सेक्शन 17 में मीन्स का वैसे आता नहीं है, बट फिर भी आपको लिखना तो आना ही चाहिए। इन प्रैक्टिस से क्या होगा, आप मीन्स का कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड आता है तो। और इसमें केस है सरदार निज़ाम अली वर्सेस मोहम्मद अली 1932 PC। तो ये वाला जो है ये पोर्शन, दिस प्रोविजन, ये आपके इस केस में आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। राम एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम दीपक लोकेटेड एट लखनऊ, दिल्ली, आगरा। ठीक है, राम दीपक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है रिगार्डिंग की प्रॉपर्टी परचेज करनी है, और लखनऊ, दिल्ली, आगरा में, और दीपक ने एग्जीक्यूट नहीं करवाई सेल डीड। ठीक है, Ram can institute suit for execution of sale deed in any of jurisdiction where any part of immovable property is situate.
यानी कि राम जो है कहाँ पे करेगा, अब 3 प्रॉपर्टी थी अलग अलग जगह पे, अलग अलग कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी है, लेकिन अनसर्टेन हो गई प्रॉपर्टी, लेकिन राम जो है किसी भी एक जगह पे कर सकता है, सोल्यूशन भी दे दिया। ठीक है, आई होप सेक्शन 17 क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद देखो सेक्शन 18। सेक्शन 18 कहता है कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। यानी कि अब आ जाती हैं जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उसकी जो लोकल लिमिट्स हैं वो अनसर्टेन है। ठीक है, 17 में हमने किया प्रॉपर्टी, 18 में होगी कोर्ट की। किस तरह से होगी कोर्ट की, तो मैं आपको वैसे समझा देती हूँ कि सपोज कीजिए कोई प्रॉपर्टी है और उसकी जुरिस्डिक्शन 2 या उससे ज़्यादा कोर्ट्स में आती है, तो ये सेक्शन 18 अप्लाई होता है। सेक्शन 18 डील्स विद सिचुएशन with all those matters as are mentioned in section 16 because it is supplementary to section 16. Matter is related to immovable property. Any of the court out of those courts, यानी कि जो भी 2 से ज़्यादा कोर्ट्स हैं उनमें से कोई भी कोर्ट में आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है अबाउट अनसर्टेनिटी की 2 से ज़्यादा कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन थी, लेकिन हमने इसको इंस्टीट्यूट करवाया है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट वहाँ पे इशू होता है। एनी ऑफ कोर्ट आउट ऑफ दोज कोर्ट्स बिटवीन विच देयर इज uncertainty regarding situation or location of immovable property if satisfied about alleged uncertainty and after recording a statement to that effect proceed with case, and if case is decided by such court after recording statement about uncertainty, even then that court will be deemed to have jurisdiction. बेनिफिट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होगा, ये रिकॉर्ड करने से क्या होगा कि लेटर स्टेज पे अगर कोई पार्टी जो है दूसरी वो कहती है कि नहीं इस कोर्ट की कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो वो चैलेंज नहीं हो सकती। बेनिफिट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट इज दैट कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट जो है कांट बी चैलेंज एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑल्सो। और देखो सेकेंड क्लॉज में क्या लिखा है, मान लो आपने स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड नहीं की ऊपर, ठीक है, 1 में जो हमने सेटिस्फेक्शन का वो कहा कि रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा, एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन। अब एपिलेट और रिविजनल कोर्ट में सूट गया, वहां पे ऑब्जेक्शन उठ गया कि डिक्री और ऑर्डर जो था इन ए सूट रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी वाज मेड बाय अ कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, नॉट हैविंग जुरिस्डिक्शन वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएट। तो एपिलेट और रिविजनल कोर्ट शैल नॉट अलाउ नहीं करेंगे जब तक कि कोई रीजनेबल ग्राउंड for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto and there has been consequent failure of justice। 2 चीजें हैं कि कोई रीजनेबल ग्राउंड ना हो। ठीक है, देखो इन क्लोज 2 सेज कि अगर रिकॉर्डिंग मान लो नहीं हुई, ऑब्जेक्शन उठा अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में, तो रिविजनल और अपीलेट कोर्ट तभी अलाउ कर सकते हैं जब कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और फेलियर ऑफ जस्टिस। अगर ये 2 चीज नहीं होती हैं जब तक, तब तक आप अलाउ कर देंगे। ठीक है, अनलेस इन इट्स ओपिनियन देयर वाज, यानी कि जब इंस्टीट्यूट किया गया था तो नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी एज टू द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन with respect thereto and there has been a, जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस ना हुआ हो या फिर रीजनेबल ग्राउंड ना हो रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी ऑफ कोर्ट। तो 2 ये कंडीशन एंड लगाया है, यानी कि दोनों सबसिस्ट करती ज़रूरी होनी चाहिए तभी अलाउ होगी, ये अलाउ के लिए है। ठीक है, अनलेस करके लिखा है तो ये अलाउ नहीं करती है। तो इसमें ये कोर्ट अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में जब सूट गया तब ये 2 कंडीशन अगर सबसिस्ट यानी कि दोनों इकट्ठी हैं तो वहाँ पे आप ले सकते हो। कब? जब रीजनेबल ग्राउंड नहीं है फॉर अनसर्टेनिटी और फेलियर ऑफ जस्टिस हो सकता है इस चीज़ से, तब वो क्या करेंगे, अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया।
सेक्शन 19 हमने उसके साथ करना है 16 का एफ। मैंने आपको 16 करते वक्त बताया था कि 16F में करवाऊंगी सेक्शन 19 के साथ। तो 16F में हमने पढ़ा रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, जैसे कि लीन में है, ठीक है। और 19 में है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन्स और मूवेबल्स, ठीक है। चलिए इसको आगे हम डिफाइन करते हैं अच्छी तरह से, शॉर्ट नोट्स लेते हैं इनके। प्रिंसिपल्स हैं कुछ सेक्शन 19 के, क्या कहता है देखो कि मान लो सूट है कंपनसेशन का फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी। इफ द रॉन्ग वाज डन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, एक कोर्ट में तो रॉन्ग हुआ, दूसरी लिमिट में डिफेंडेंट रहता है या उसका बिजनेस है या पर्सनली वर्क कर रहा है, तो सूट प्लेंटिफ अपने ऑप्शन पे कहीं पे भी दाखिल कर सकता है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग है, देखो। मूवेबल फॉलोज द पर्सन मोबिलिया सिक्विंटर पर्सोनम, मैगजीम आ गई कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज एट प्लेस वेयर रेस्ट सब्जेक्ट इज सिचुएटेड लोकेटेड एंड प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज वेयर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। प्लेंटिफ की मर्जी है, यहाँ तो यहाँ जहाँ पे रॉन्ग हुआ है वहाँ करे या फिर जहाँ आपका ये बिजनेस है डिफेंडेंट का, या वो रहता है या पर्सनली वर्क्स। 3 पॉइंट हैं ये, ठीक है। डिफेंडेंट रिसाइड्स, कैरीज बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। और बेस्ड ऑन इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम और फॉरम कन्वीनियंस, क्योंकि प्लेंटिफ का कन्वीनियंस है तो आगे 24-25 हम पढ़ेंगे, उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरम कन्वीनियंस, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। 10-15 नंबर का क्वेश्चन आता है ये फॉरम कन्वीनियंस पे। और बेस्ट प्लेस टू ट्राई cases where cause of action arose as it becomes easy to lead evidence and result in convenience of witnesses and party। obviously जहाँ पे action arise हुआ है cause of action, वहीं पे evidence मिलेंगे। execution is to be done through personal obedience, so execution become easy where defendant is located। essentials हैं कुछ इसके कि suit must be with the matter, compensation for wrong done to the person, और B है compensation for wrong done to मूवेबल्स। तो 2 पॉइंट हैं इसमें, पर्सन के आगे फर्स्ट और मूवेबल्स के आगे सेकंड कर लीजिएगा। प्रीलिम का क्वेश्चन बन जाता है, और करके आ जाएगा, एंड करके आ जाएगा, तो ध्यान रखना है या तो पर्सन हो या मूवेबल हो, और वर्ड यूज हुआ है। उसके बाद है हमारा कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू मूवेबल्स हो गया। सूट में बी इंस्टीट्यूटेड एट ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ इन एनी ऑफ जुरिस्डिक्शन। कौन करेगा? प्लेंटिफ करेगा। वेयर रॉन्ग वाज डन ए और डिफेंडेंट रिसाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। 3 पॉइंट मैंने अभी आपको बताए। रॉन्ग का मतलब क्या है? रॉन्ग कहीं पे डिफाइंड नहीं है सीपीसी में, बस रॉन्ग सिग्निफाई करता है एक एक्शन जो वॉलेट करता है लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट को। इट रेफर्स टू टोट और एक्शनेबल क्लेम। एग्जाम्पल लिए हैं कुछ रॉन्ग पर्सन्स के, जैसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, टॉट ऑफ असॉल्ट, बैटरी यानी कि यूज यहाँ पे फोर्स यूज हुआ है, और असोल्ट से पहले असोल्ट पहले आता है और बैटरी बाद में, ये टोट में आपने पढ़ा होगा। टोट ऑफ फॉल्स इम्प्रीजनमेंट और रॉन्ग डन टू पर्सन। पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? नेचुरल एज वेल एज जुरिस्टिक पर्सन, दोनों आएंगे, ध्यान रखिएगा। सूट फाइल्ड एट ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनस लीटस, यानी कि प्लेंटिफ इज मास्टर ऑफ हिज सूट। सेक्शन 19 इस चीज को फॉलो करता है, क्योंकि प्लेंटिफ पे ही उसके ऑप्शन पे डाल दिया है कि वो चूज करेगा। तो ये वर्ड अंडरलाइन करना, डोमिनस लीटस। Plaintiff is master of his suit. It means plaintiff has option to choose one forum of his own convenience out of all forums having jurisdiction as provided by rules mentioned here. Plaintiff can't institute a suit at his option at places which have not jurisdiction to deal with case. उसके बाद what is meaning of place where wrong was done? It means the place जहाँ पे act or omission हुआ है. If there is series of acts or omission, then on ऑल प्लेसेस वेयर सच एक्ट्स, यानी कि एक जगह पे ना होकर कई जगह पे भी अगर रॉन्ग हुआ है तो वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। लॉजिक ये है, डैमेज रिजल्टिंग एट अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम प्लेस वेयर रॉन्ग इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ सच रॉन्ग विल ऑल्सो फर्निश अ कॉज ऑफ एक्शन। और एक केस लिख लेना, बदवार सिंह
बालकृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया था कि डिफेंडेंट रिसाइड्स का मतलब क्या है, ये डील करता है नेचुरल पर्सन से एंड डज नॉट अप्लाई टू लीगल एंटिटीज। ठीक है, यहाँ पे हमने पर्सन में पढ़ा ये, और डिफेंडेंट रिसाइड्स का मतलब होता है नेचुरल पर्सन जहाँ रहता हो, और लीगल एंटिटीज में वो अप्लाई नहीं होगा। तो 19 और 16F हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। 16F में भी यही है, रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो अटैचमेंट या डिस्ट्रेंट में है। लीन का एग्जाम्पल वहाँ पे आप बेरेक्ट में नोट डाउन कर लेना। तो यही इसी के साथ हमारे सेक्शन 19 तक कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन 20 लूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम मेंस। सो गाइज, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।